गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर्स 1 कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। संख्या पद्धति पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं चैप्टर्स 3, क्योंकि चैप्टर्स 2 जो है बहुपद है, पॉलीमर्स है, और वो कोविड की वजह से आपका फिलहाल हट चुका है, ठीक है। चैप्टर 3 चलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है बच्चों। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब ये चर पद होते क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज समझाता हूँ, पहले चर और अचर पद, ठीक है। चर पद जो आपके एक्स वाई जेड की फॉर्म्स में होते हैं उन्हें हम चर पद कहते हैं, और अचर पद दो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से जब नंबर्स होते हैं उन्हें अचर पद कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण मीन्स कि वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में समीकरण होती है, उसे हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो चर हो गए x एंड y, ये दो चर आपके इसके अंदर आ गए हैं, और बाकी a b c आपकी वास्तविक नंबर्स होते हैं, जहां a b एंड सी क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए बी सी आपकी वास्तविक नंबर्स होते हैं, और एक्स वाई आपके चर पद होते हैं, जहां ए जो है नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी भी नॉट इज इक्वल टू 0 के होता है। तो इसे हम एक्स वाई में एक चर समीकरण यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाला क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम जो मैंने इक्वेशन लिखी है दो चरों वाली, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमने लिखी है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे दी जाए इस तरह से, 2x माइनस का 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से इस दो चरों वाली रैखिक समीकरण से हम इस इक्वेशन की कंपेयर करा देते हैं, तुलना करा देते हैं, कंपेयर कराने पर, ठीक है। जब हम इसकी कंपेयर कराते हैं इससे, तो यहाँ पर a के साथ, यहाँ पे a के साथ x, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू बनी, यहाँ पे कितनी बनी बच्चों? यहाँ पे a की वैल्यू बनी 2। x वाली कोफिशिएंट से तुलना कराते हैं, x को छोड़ देते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2 बन गई। अब यहाँ जाइए y सेम, देन b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? माइनस के 3, कितनी हो जाती है? चिन्ह सहित, यानी कि हम साइन सहित इसको लिखते हैं। b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 3, एंड लास्ट आपका c, जो लास्ट संख्या बची c की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? यहाँ पर 4 बन जाती है। तो ये हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की कंपेयर ऐसे कराकर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर बच्चों आपके? अब कुछ मैं आपको इसमें रूल कराऊंगा, उस रूल पर बेस आपके क्वेश्चंस चलेंगे। आज मैं केवल इसकी बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, कल से मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। चलिए, फर्स्ट हमारे पास रूल इसका चलेगा, फर्स्ट रूल आपका, तो मैंने दो चर वाली रैखिक समीकरण हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल है, कोई भी दो चरों वाली रैखिक समीकरण, हमारे पास दो समीकरण दे दी उसने, ठीक है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये दे दी, एंड दूसरी हो गई हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हमें दे देता है। और इसमें हमसे क्या क्या रूल है? पहला रूल, फर्स्ट, यदि a1 अपॉन में a2 नोट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और a1 a2 b1 b2 कैसे निकालते हैं? अगर एक समीकरण है तो उससे पहला a1 फिर b1 फिर c1 हो जाता है, और दूसरी समीकरण जो होगी उससे a2 b2 c2 बिल्कुल सेम एज इट इज निकल जाती है। तो यहाँ पर x के पास a1, y के पास b1, बाकी बचा c1। ऐसी दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2, तो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे को काटना। तो एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती हैं, एक भी दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में समीकरण का केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल, केवल एक हल होगा। या इसको किस रूप में आता है? ज्यादातर पेपर में आता है एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा बच्चों? एक अद्वितीय हल होगा। ये इस रूप में ज्यादा आता है, ठीक है। और समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण का युग्म, युग्म कहते हैं इसका पेयर। समीकरण युग्म कैसा होगा? वो संगत होता है। कैसा होता है बच्चों यहाँ समीकरण युग्म? संगत। ये एक ही कंडीशन है सारी। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है, दैट इज ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि एक ही बिंदु पर काटेगी, केवल इसका एक हल होगा, या इसे हम लिखते हैं अद्वितीय हल होगा। और सभी समीकरण के युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। संगत का मतलब है कम से कम इसका एक हल होगा, कम से कम इसका एक हल होगा समीकरण का। ये थी हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है बच्चों। अब इसी में सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल कहता है a1/a2 देन b1/b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यानी अब की बार दो इक्वल है और तीसरा नॉट इक्वल है। तो उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, यहां पर कैसी होंगी? सेकंड में रेखाएं क्या होंगी बच्चों? समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। क्लियर बच्चों? कैसी होती है? रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता। यहां था केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। यहां पे यहां आएगा इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसके क्या होंगे? युग्म। इसका समीकरण युग्म क्या था? संगत। इसका समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। इसका समीकरण युग्म क्या होगा बच्चों? असंगत। ये किसी भी तरीके से बोल सकता है, असंगत होता है। अब यहां संगत का मतलब था इसका एक हल होगा, और इस असंगत का मतलब होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका मतलब? कोई हल नहीं होगा। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि समीकरण एक समांतर होती है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कोई हल नहीं बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, असंगत बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। तीनों कंडीशनों पे हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है। ऐसे यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है। नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिक जो फॉर्मूले हैं। थर्ड फॉर्मूला आता है हमारे पास, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी अब की बार तीनों इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? अब की बार तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो रेखाएं अब की बार संपाती होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं बच्चों? अब की बार संपाती। रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है। यहां तक रेखाएं संपाती बनती हैं। पहले में प्रतिच्छेद कर रही थी, अद्वितीय हल था, संगत था। दूसरे में समांतर, तीसरे में संपाती। संपाती होंगे तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तथा समीकरण युग्म कैसा होगा? ये समीकरण का जो युग्म होगा इसका होगा एक आश्रित संगत। ये बिल्कुल सेम संगत के जैसा ही होता है। आश्रित संगत में भी और संगत में दोनों वैल्यू सेम होती है। सदैव संगत माना जाता है आश्रित संगत को भी, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारी तीन कंडीशंस हैं जो हमने इस समीकरण को पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन, अद्वितीय हल बोलेगा तो नॉट इज इक्वल टू होगा, कोई हल नहीं बोलेगा दैट इज दो इक्वल होंगी, और तीसरा नॉट इज इक्वल टू होगा। एंड थर्ड बोलेगा रूप से अनेक हल, तो उस कंडीशन पे तीनों आपके इक्वल हो जाती हैं। अब हमारे पास किसी भी दो इक्वेशन को, समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तीन विधि से हम इसे समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। कोई भी बीजगणितीय विधि है उसकी हल करने की तीन विधि हैं। समीकरणों को हल करने की विधियां, ठीक है। जो हम ये समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चरों वाली रेखीय समीकरण, उन्हें हल करने की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप, पहली है प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि में बच्चों कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस मेथड कहलाता है ये। कौन सा मेथड कहलाता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि होती है। सेकंड मेथड इसी के अंदर कौन सा आता है? उसे कहते हैं विलोपन विधि। कौन सा मेथड कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं इंग्लिश में विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या होती है इंग्लिश में? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और लास्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आता है मेथड, इसे कहते हैं ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि। अब ये ब्रजगुणन विधि क्या होती है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ब्रजगुणन विधि। तो अब तीन टाइप से हम समीकरण, जो रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं दो चरों वाले, इनको सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज को करने से पहले ये तीनों मेथड्स के एक एक क्वेश्चंस आपको मैं करा के चलता हूं, और इन तीनों बेस पे भी मैं आपको पहले सवाल स्टार्ट करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको इन तीनों बेस पे ही क्वेश्चन कराता हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आज क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल 0। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, और हमें इन्हें बताना है कि ये रेखाएं क्या होंगी, अद्वितीय हल मानेंगी, या कुछ भी बोल सकता है, संगत होंगी या असंगत होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इस तरीके से कुछ भी ये आपसे बोल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन पढ़ाई है इसमें, कि चाहे वो अद्वितीय हल बोले, यहाँ पे कोई हल नहीं बोले, युग्म संगत बोले, या समांतर कहे कोई हल नहीं कहे, असंगत युग्म बोले, या रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या युग्म आश्रित संगत हो, कुछ भी चीज बोल दे तीनों में से, तो हम किस तरह से इसे सोल्व करते हैं। ये बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने के लिए इसके हम रेखिक समीकरण से कंपेयर कराएंगे। रेखिक समीकरण क्या होती है बच्चों हमारे पास? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो रेखिक समीकरण होती है। अब इसकी कंपेयर कैसे कराएंगे इससे? मैंने बताया तो जो x के पास है वैल्यू a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 5। पहली समीकरण से, इक्वेशन फर्स्ट से बात हो रही है, फर्स्ट वाली से, ठीक है। तो a1 बन जाएगा पहले हमारे पास कितना बच्चों यहाँ पे? 5। ये लिख दिया 5। फिर सेकंड इक्वेशन पे, इसमें सॉरी y पाएंगे, तो y में यहाँ पे b होता है, y में कितना होता है यहाँ पे? b होता है, तो b की कंपेयर करेंगे तो माइनस का 4, तो ये हो गया b1 की वैल्यू माइनस के 4 बन जाएगी। नेक्स्ट वाले पे c की तुलना कराएंगे तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? 8 बन जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपके? चलिए सेकंड इक्वेशन से चलते हैं। अब इक्वेशंस 2 पे आते हैं। इक्वेशंस 2 में a1 7 हो गया, a1 हो गया 7, देन b2 कितना हो गया? 6, एंड c2 कितना हो गया? माइनस के 9 हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? हमारे पास दोनों चीज निकल गई हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब इसमें हमें फाइंड करना है, तीनों ही कंडीशंस को फाइंड कर दें। पहली थी अद्वितीय हल की, पहली क्या थी? फर्स्ट पॉइंट था हमारा अद्वितीय हल, ठीक है। फर्स्ट था अद्वितीय हल, ठीक है। अभी पढ़ा हमने, फर्स्ट क्या पढ़ा है? अद्वितीय हल पढ़ा है। एक हल होगा, प्रतिच्छेद करें, या युग्म कैसा होगा? संगत होता है। यही तो पहली कंडीशन पढ़ी है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने बच्चों? कि a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन को वेरीफाई कर देता है तो ये एक अद्वितीय हल होता है। चलिए a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 5। a2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी ये a2 है, a2 की वैल्यू होगी 7।
फिर नॉट इज इक्वल टू बाद में लाएंगे, b1 का मान है -4 एंड b2 का मान है 6। तो ये दोनों इक्वल लिख रहे हैं, नहीं लग रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों नॉट इज इक्वल टू है, दोनों इक्वल यानी दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल है, यानी कि ये अद्वितीय हल को वेरीफाई कर रहा है। तो समीकरण युग्म क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, और इसका युग्म कैसा होगा, युग्म संगत है। युग्म कैसा है बच्चों, इसका संगत है। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ पे युग्म कैसा हो गया, इसका संगत हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था आपको इसमें, कि समीकरण संपाती होंगी, युग्म संगत होगा, और इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे बच्चों, इसके अनेक हल होंगे। ये तो कंडीशन थी हमारी। चलिए, तो अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने यहाँ पे, तीनों इक्वेशन इक्वल होती हैं, कोई सा भी वैल्यू कहीं को a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इसमें तीनों कंडीशन इक्वल। मैंने थर्ड वाली नंबर पहले लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो तीनों इक्वल होनी चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल का रूल है ये। चलिए रखते हैं इसमें, तीनों अगर इक्वल आ जाएं तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें वो अपरिमित रूप से अनेक हल पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ही आंसर हो जाता है। इसी में सेकंड आपकी इक्वेशन पूछ रहा है 9x 3y इज इक्वल टू 12 बराबर 0, और 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। वही तरीका, यहाँ पर a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 12, और यहाँ से a2 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18, b2 6 एंड c2 कितना हो गया, 24 हो जाता। ये इक्वेशन सेकंड आ गई अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले रखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 9, a2 की वैल्यू है 18, a1 है 9, a2 है 18, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू 12 एंड इसकी वैल्यू 24। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 हो गया। यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2 हो जाता है, और यहाँ पे 12 1 जा 12 2 जा तो ये भी 1/2। तो तीनों इक्वल आ रही हैं, यानी कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो युग्म कैसा होता है, हम इसे संपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संपाती भी कहते हैं, और युग्म संगत होता है, आश्रित संगत किसे कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, ये सेकंड आंसर। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 2x 3y, ठीक है, और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, फिर है 4x माइनस का 6y माइनस के 9 इज इक्वल। अगर हमारी कोई वैल्यू इक्वल बराबर में है तो उसको भी हम इधर ही लाना है, हमेशा ध्यान रखना है, ये सारी वैल्यू इधर ही रखनी है। चलिए अब यहाँ से फर्स्ट हो गया a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे यहाँ पे माइनस की 3, b1 की वैल्यू माइनस के 3 एंड c1 की वैल्यू होगी माइनस के 8। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस के 6 एंड c2 की वैल्यू माइनस के 9 हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब फिर से इसे थर्ड पॉइंट लेके चलेंगे। थर्ड में हम लेके चल रहे हैं कौन सा युग्म रहेगा हमारे पास, समांतर, और क्या होगा इसके, कोई हल नहीं होगा। ये वाली कंडीशन बोल रहा है कोई हल नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ले ली, कोई हल नहीं। कोई हल की कड़ी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 होना चाहिए, यानी दो तो इक्वल आनी चाहिए और तीसरी नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, वो कोई हल नहीं हो जाएगा, और ये एक समांतर भी कहलाती है, समांतर भी होती है। और युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। युग्म कैसा होता है, असंगत। चलिए a1 का मान 2 n अपॉन में 4, फिर माइनस के 3 एंड माइनस के 6 एंड इसमें माइनस का 8 एंड माइनस के 9। ठीक है, अभी मैंने इक्वल का नोट नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 हो गया।
फिर यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा तो 1, ये भी 1/2 आ गया। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल तो हो गया, लेकिन ये 8/9 ही रह जाता है, लेकिन ये नॉट इज इक्वल टू है। तो दो आपके इक्वल हो रहे हैं इसमें, ये दोनों, और ये इक्वल है ही नहीं इसके, तो इसलिए क्या हो गया, ये कोई हल नहीं होगा। तो समांतरी कंडीशन बोले असंगत या कोई हल नहीं, तो हम इस तरह से रूल को अप्लाई करते हैं। तो आज हमने इन तीनों समीकरणों को सोल्व करना सीखा और बेसिक फंडामेंटल चीजें हमने आज इस चैप्टर की देखी हैं। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको अपने नोटबुक में करेंगे। कल मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू।